setting out the data passery. हाँ सही है। हाँ जी અત્યારે એન્ડ નજર છે તો ને बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, पहली बात ये कि पीएमसी की जो टेस्ट आई है, ये जो पेड टेस्ट है, रात से चल रही है, फेसबुक पे भी चल रही है और ग्रुप्स में भी चल रही है। तो उसके अंदर फिजिक्स के अंदर मैंने देखा है एक दो टेस्ट हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स नहीं दिए गए उनमें से थे। जैसे एक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 9 से था, फर्स्ट ईयर से, और एक था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ये भी चैप्टर 9 से दिया गया था। चैप्टर 9 कंप्लीटली जो है वो पीएमसी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ। और दूसरी बात जो मैंने नोट की है, उसके अंदर जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के जो क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखी गई है क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं कि वेव हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन जो उसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो किसी भी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, या इतनी ज़्यादा एक्सटेंट जो है टॉपिक की किसी भी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। ना एसटीबी के अंदर है, ना पीटीबी के अंदर है, और ना ही केपी के अंदर है, जिसमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके अंदर उसके साथ मेरे ख्याल में उसके सिवा जो होता है फिल्टर्स के बारे में दिए गए, और तीसरी भी कोई ऐसी चीज थी, मैं भूल रहा हूँ। तो तीन चीजें ऐसी दी गई है जिनका कोई भी जिक्र तीनों बुक्स के अंदर नहीं है। ठीक है, टॉपिक्स तो वो मौजूद हैं, लेकिन ना ही फ्रीक्वेंसी के बारे में जो चीज़ें हैं वो हमारे पास दी गई हैं, ना ही फिल्टर्स के बारे में दी गई है कि फिल्टर्स किस तरह से होते हैं, उनका यूज। सिर्फ एसटीबी के अंदर एक बात कही गई है कि जो पल्सेटिंग करंट होता है उसको स्मूथ करने के लिए फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ एक लाइन कही गई है, बाकी उससे ज़्यादा तो फिल्टर्स के बारे में। और ये मैंने आपको बताया भी था कि कैपेसिटर्स वगैरह को एज अ फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा दिया गया है। और उसके बाद स्पेशली जो इंटर के आखिरी चैप्टर्स हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी में दिया है। जैसे चैप्टर 20 के अंदर जो अल्फा बीटा गामा और रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं, वो भी उनमें से भी क्वेश्चंस दिए गए। रेडिएशन डिटेक्टर से भी क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन था कि जो स्मोक लाइक डिटेक्टर्स होते हैं उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, स्मोक लाइक जो डिटेक्टर्स होते हैं वो विल्सन क्लाउड चेंबर को कहा जाता है। तो ये जो डिटेक्टर्स के बारे में है, ये रेडिएशन के डिटेक्टर्स के बारे में भी क्वेश्चंस है। रेडिएशन की जो अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज है उनमें से भी क्वेश्चंस है। और उसके सिवा जो रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो मास डिफेक्ट होता है, मास डिफेक्ट में से भी क्वेश्चंस हैं। इसका मकसद है कि आखिरी वाले चैप्टर्स जो हैं उनको जो है वो आपको पूरे पूरे चैप्टर्स को पढ़ना होगा। और चैप्टर 18 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से नहीं है, एक्सरे से भी क्वेश्चंस हैं कि एक्सरे किस तरह से बनते हैं और कौन सा उनके अंदर फिलामेंट इस्तेमाल होता है, या इस तरह टाइप के क्वेश्चन से इसका मकसद है चैप्टर 18 के अंदर आपको एक्सरेज और लेजर दोनों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी। ये मैं पहले भी आपको कह रहा था
के जो रिलेटेड टॉपिक है उनके बारे में बेसिक आपको याद आनी चाहिए। और उसके सिवा जो एक चीज दी गई है जो चैप्टर 11 से रिलेटेड है, चैप्टर 11 के अंदर क्या किया गया है, जो स्पेसिफिक हीट्स है ना, स्पेसिफिक हीट्स में से भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो अपने बुक्स में से नहीं है ना। उस तरह के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि टॉपिक नहीं है, टॉपिक बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस दिए गए वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस दिए गए, जो भी क्वेश्चन न केपी के अंदर है, न सिंध के अंदर है, और न ही पीटीबी के अंदर है। ठीक है, किसी के अंदर इस सतह के या इस के नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर 11 चैप्टर के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो स्पीड प्रेशर ऑफ गैस वाले टॉपिक से हैं, जिसमें मालिक्यूलर स्पीड्स वगैरह के बारे में है। तो इसका मकसद है 11 चैप्टर के अंदर, जो पंजाब बोर्ड के अंदर 11 चैप्टर है, उसमें से सिर्फ आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट इंजन छोड़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट लॉ तो पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है और स्पेसिफिक हीट्स पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है। सिर्फ जो प्रेशर ऑफ गैस है जिसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज वगैरह है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसका थोड़ा जिक्र पीएमसी के सिलेबस के अंदर भी है। पीएमसी के सिलेबस के अंदर 11 चैप्टर के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ हीट की जो चीजें हैं वो आपने पढ़नी है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो होती है वो मालिक्यूल की कुलियन वगैरह इस तरह से होती है, तो इसका मकसद है उसका हल्का फुल्का जिक्र है, तो ये आपने पढ़नी है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैं आपको पहले भी कहता था कि ब्लैक बॉडी से लेकर लास्ट तक पढ़ना है। तो ब्लैक बॉडी से एक क्वेश्चन है कि अगर क्लाउड्स जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन जाए तो अर्थ का क्या होना है। अगर क्लाउड्स परफेक्ट बनेंगे, जाहिर सी बात है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लाइट अर्थ तक नहीं पहुंचेगी, सनलाइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। और उसके बाद एक और चीज कि क्वेश्चन जो है वो उससे है, जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो पहले पीएमसी के सिलेबस के अंदर था, लेकिन अब पीएमसी के सिलेबस के अंदर नए के अंदर वो नहीं है। तो उन टॉपिक्स में से भी हैं जो 2020 के सिलेबस के अंदर मौजूद थे, जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आउटपुट बैटरी का जो होता है ना, मैक्सिमम आउटपुट बैटरी का, वो नए सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन पुराने सिलेबस के अंदर था। अब अपना पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम आउटपुट भी पढ़ा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी पढ़ा है, किरचॉफ के लॉ भी पढ़े हुए। तो मैक्सिमम आउटपुट से भी क्वेश्चंस है। इसका मकसद है कि जब आप ईएमएफ पढ़ते हो तो ईएमएफ के साथ वो रिलेटेड टॉपिक है मैक्सिमम आउटपुट का, तो वो चीजें आपको पढ़नी है। और जैसे मैंने कल ही आपको जो टॉपिक पढ़ाया था बीट्स, मैंने कहा था रिलेटेड टॉपिक, और आप देख ले पीएमसी के सिलेबस के अंदर बीट्स से क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहा गया है कि एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये है और उसकी बीट्स इतनी है, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी बताएं, जो एफ बी इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो ये मैंने कल आपको बताया था, और पीएमसी के सिलेबस के अंदर उससे भी क्वेश्चन है। इसका मकसद है कि रिलेटेड टॉपिक्स से पढ़ना जरूरी है। या सिंपली आप एक, मैं सिंपल आपको बात कहूं कि जिन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स पीएमसी के सिलेबस में दिए गए, जैसे 11 चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं कुछ नहीं है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको 11 चैप्टर पंजाब से पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक ही टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से लेजर और एक्सरेज दोनों पढ़ लेने चाहिए। तो जिन चैप्टर जो कंप्लीटली नहीं है, जैसे चैप्टर 9 है, इनको नहीं पढ़े, इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन आएगा तो वो सबके लिए होगा, उनको नहीं पढ़े। लेकिन जो चैप्टर्स जिनके कुछ टॉपिक्स हैं कुछ टॉपिक्स नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उस चैप्टर पूरे को आप पढ़ लें, लेकिन पंजाब से पढ़िएगा। क्योंकि जो मैंने, मेरी असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि जो उसका पैटर्न रखा गया है वो पंजाब के हिसाब से रखा गया है।
और फिजिक्स के एक पेपर के अंदर जब मैंने देखा है तो मुझे 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे नजर आए जो मेरे हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल रखा गया फिजिक्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड रखा गया है। तो थोड़ा जो है वो ध्यान से तवज्जो से पढ़ना, और जितना मेरा जाती ख्याल है कि फिजिक्स डिसाइड करेगी जो टेस्ट का पैटर्न है कि किसकी पोजीशन आनी है किसकी पोजीशन नहीं आनी, क्योंकि जो उन्होंने पैटर्न रखा है, जो फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक बनाने वाले हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया है। जो और भी क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स में से भी है वो इतने सिंपल नहीं है। अगर आप उनको थोड़ा देखो, हो सकता है आपको सिंपल लगे, लेकिन हर एक के लिए सिंपल नहीं होंगे। वो बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड अच्छा पढ़ा होगा उसको इजी लगेगा, जिसका अच्छा नहीं पढ़ा हुआ होगा उससे पूछ लीजिएगा, उसके लिए पेपर मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जो है वो ध्यान से सुकून से आराम से, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना है। मेरा आगे स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं जो है वो एक कंप्लीट करने के बाद आपको पंजाब बोर्ड के में से रीडिंग करवाऊंगा। सब जो टॉपिक्स हैं पहले इंटर शुरू करेंगे, जहां तक पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है कि रिवीजन में कंप्लीट हो। बहरहाल कल के बाद इंशाल्लाह जो पीटीबी के टॉपिक्स होंगे जो पीएमसी के सिलेबस या उससे रिलेटेड है, उनको मैं यहाँ पे लाऊंगा, उसकी रीडिंग करेंगे, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे ये होगा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और जो चीज़ें हैं मेन मेन उनको हम हाईलाइट भी कर देंगे, तो उससे इंशाल्लाह आसानी होगी आपको। तो बेटा डॉपलर इफेक्ट हमने दो केसेस डिस्कस किए थे डॉपलर इफेक्ट के अंदर, और उन दोनों केसेस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में है और लिसनर मूव कर रहा है तो फिर पिच या फ्रीक्वेंसी पे क्या तब्दीली आती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में है और लिसनर उसकी तरफ जा रहा है, तो लिसनर जब उसकी तरफ जाएगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि लिसनर को आवाज की पिच ज्यादा महसूस होगी, और वो पिच ज्यादा इसलिए महसूस होती है कि साउंड की वेलोसिटी और लिसनर की वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ी हुई महसूस होती है, और नतीजा ये निकलता है कि फ्रीक्वेंसी या पिच जो होती है वो हमें बढ़ी हुई महसूस होती है। और दूसरा केस हमने ये पढ़ा था कि अगर दूसरा केस हमने ये पढ़ा था कि अगर सोर्स रेस्ट में है और लिसनर उससे अवे मूव कर रहा है, तो उसमें हमने ये देखा था कि लिसनर की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम बन रहा था, जिसका नतीजा ये निकल रहा था कि वेलोसिटी कम हो रही थी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी या पिच जो है वो कम सुनाई देती है और आवाज ग्रेव सुनाई देता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में है और लिसनर मूव करता है, तो लिसनर के मूव करने से वेलोसिटी के अंदर चेंज आती है, और ये वेलोसिटी की जो चेंज होती है ये फ्रीक्वेंसी या पिच की चेंज की सूरत में जाहिर होती है। तो फ्रीक्वेंसी या पिच जो होती है उसके अंदर जो चेंज आती है वो ड्यू टू द वेलोसिटी चेंज आती है। अब सेकंड केस हम इसका डिस्कस करते हैं, डॉपलर इफेक्ट का। इसके अंदर हम करेंगे केस टू। केस टू के अंदर होता है कि व्हेन source is moving, source is in motion, and listener is moving. लिसनर जब मूव कर रहा है और सोर्स जो है वो सोर्स इज मोशन एंड लिसनर इज इन रेस्ट। बेटा लिसनर जो होता है, ठीक है बेटा, लिसनर जो होता है ये रेस्ट में होता है। इसके भी
उसी तरह से दो केसेस है बेटा। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। ठीक है बेटा, स्टेशनरी लिसनर की तरफ जा रहा है, सोर्स मूव करता है। और सोर्स किसकी तरफ मूव करता है? सोर्स मूव करता है टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं लिसनर हूं और मैं रेस्ट में हूं और एक एम्बुलेंस है, उसका सायरन ऑन है, वो मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, कल वाले केस में क्या था कि सोर्स रेस्ट में था और लिसनर मूव कर रहा था। आज वाले केस के अंदर क्या है? लिसनर रेस्ट में और सोर्स मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये होता है हमारे पास लिसनर और ये हमारे पास है सोर्स। ठीक है बेटा, अब पहला वही वेलोसिटी ऑफ द सोर्स 0। ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ द लिसनर इज इक्वल टू 0। दोनों पहले रेस्ट में है। सोर्स से इस तरह से साउंड निकलेगी और ये साउंड किस तरफ जाएगी? ये साउंड जाएगी लिसनर की तरफ, वी है। और इस लिसनर को फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपान लेमडा, और लेमडा हो जाएगा वी अपान एफ। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन है, ये रेस्ट वाला है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि लिसनर मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा? सॉरी, सोर्स मूव करेगा टुवर्ड्स लिसनर। तो ये केस हो जाएगा बेटा, सपोज करें ये हमारे पास लिसनर है और ये हमारे पास सोर्स मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड है और ये वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है, जबकि वेलोसिटी ऑफ द लिसनर 0 है। जबकि ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, मीन्स ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब मूव करने से क्या होगा? ठीक है, मूव करने से क्या नतीजा होता है कि इसकी वेव लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, ये डिफरेंट बात है। ऐसे होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से यहां पे बनाता हूं कि सोर्स जब यहां पे है, लिसनर जब यहां पे है, तो यहां से एक वेव आती है इस तरह से। ये इसके अंदर आप समझ लें कि ये हम वेव बनाते हैं इस तरह से, वेव आती है। अब सोर्स थोड़ी देर के बाद जब आगे आ जाता है, सोर्स सपोज करें थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे क्या होता है कि इस तरह से इससे वेव निकलेगी और ये वेव्स की ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा? लेंथ आपको कंप्रेस महसूस होती है। आप इसको एक एग्जांपल से देखें। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास लिसनर है। सपोज करें इनके दरमियान डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। ठीक है, सोर्स और लिसनर के दरमियान कितना डिस्टेंस है? सोर्स और लिसनर के दरमियान डिस्टेंस है 100 मीटर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दरमियान और एम्बुलेंस के दरमियान डिस्टेंस है 100 मीटर। एम्बुलेंस के सायरन से एक साउंड वेव निकलती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है मेरे दरमियान और एम्बुलेंस के दरमियान 1 सेकंड में कितनी वेव्स होंगी? 100। अगर 1 सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी 100 है, मीन्स 1 सेकंड के अंदर 100। तो अगर मेरे दरमियान और एम्बुलेंस के दरमियान डिस्टेंस भी 100 मीटर है और हमारे दरमियान 1 सेकंड में वेव्स भी 100 बनती हैं, इसका मकसद है कि मेरे दरमियान और जो है वो एम्बुलेंस के दरमियान 100 मीटर में 100 वेव्स हैं। 100 मीटर में 100 वेव्स होने का मकसद ये है कि इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी वेवलेंथ हो जाएगी 1 मीटर, क्योंकि 100 मीटर में 100 जो है वो क्या है? वेव्स हैं। अब अगर थोड़ी देर के बाद
जब सोर्स सपोज करें क्लोज आ गया, अब इनके दरमियान डिस्टेंस बाकी बचा 50 मीटर, फ्रीक्वेंसी वही है 100 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, यहाँ पे भी 100 हर्ट्ज है, डिस्टेंस 100 मीटर है, लेकिन सोर्स मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो सोर्स और लिसनर के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, लेकिन सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। पहले 100 मीटर के अंदर 100 वेव्स थी, अब 50 मीटर के अंदर 100 वेव्स होंगी, तो वेवलेंथ आपको क्या महसूस होगी, हाफ मीटर महसूस होगी। ऐसा नहीं कि ये एक्चुअल होती है, ये ओवरलैपिंग होती है इस तरह से। तो जिसका नतीजा क्या होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। और वेवलेंथ के कम होने से आपको पता है कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई महसूस होगी और पिच जो है वो बढ़ी हुई महसूस होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि जब सोर्स मूव करता है लिसनर की तरफ, तो चेंज जो अपीयर होती है वो किसके अंदर अपीयर होती है, वेवलेंथ के अंदर। कल वाला केस हमने देखा था जिसके अंदर लिसनर मूव कर रहा था, अगर लिसनर मूव करेगा तो चेंज किसके अंदर अपीयर होगी, चेंज जो होगी वो अपीयर होगी वेलोसिटी के अंदर, और वेलोसिटी की चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, पिच या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लेकिन जब सोर्स मूव करता है तो सोर्स के मूव करने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि वेवलेंथ कंप्रेस हो जाती है। वेवलेंथ कंप्रेस होने का रीजन ओवरलैपिंग होता है, और नतीजा ये निकलता है कि वेवलेंथ की डिक्रीज होने की वजह से, अगर वेवलेंथ डिक्रीज महसूस होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज्ड महसूस होगी, और पिच जो होगी वो इंक्रीज्ड महसूस होगी। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि F2 जो होगी ये हो जाएगी लेमडा डैश के, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नजर आएगी, और चेंज्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वी अपान लेमडा डैश। इसको कर ले आप इक्वेशन बी। अब ये लेमडा डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डैश अपान एफ। क्योंकि यहाँ पे ये लेमडा के अंदर चेंज आती है, ये भी किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से आती है। जाहिर सी बात है ये लेमडा अगर कम होती है तो किस वजह से कम होती है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स वी डैश की। अब यहाँ पे देख लें कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि वेलोसिटी ऑफ द सोर्स और वेलोसिटी ऑफ द साउंड का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की जो v डैश होगी इज इक्वल टू v माइनस वी एस होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा v माइनस वी एस अपान होगा f। यहाँ पे रखें तो f डैश होगा v अपान v माइनस वी एस अपान f। ये चला जाएगा f ऊपर, ये होगा v अपान v माइनस वी एस। तो फ्रीक्वेंसी डैश हो जाएगी इज इक्वल टू 1 v माइनस वी एस अपान v, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास f डैश इज इक्वल टू f 1 अपान 1 1 माइनस वी एस अपान v। ये आ जाएगा न्यू फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ठीक है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला कहता है कि डिनोमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है मींस जितनी माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी उतना 1 या डिनोमिनेटर छोटा होगा, जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी न्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इसका मकसद है कि फ्रीक्वेंसी या पिच, कंक्लूजन आप इसका लिख सकते हैं pitch or frequency increases, hence sound appears shrill। साउंड जो होता है वो आपको श्रिल सुनाई देता है। दोनों कल वाले और इसके अंदर रीजन का फर्क है, कल जो था वो लिसनर मूव कर रहा था, आज क्या मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ के अंदर चेंज आती है, और वेवलेंथ की चेंज की वजह से
पिच या फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज महसूस होती है। जब लिसनर मूव करता है तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आती है, और वेलोसिटी की जो चेंज होती है वो पिच या फ्रीक्वेंसी की चेंज की सूरत में नजर आती है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास बेटा बी। इसके अंदर बी है, व्हेन सोर्स is moving away from stationary listener। ठीक है, जब सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है स्टेशनरी लिसनर से। अब इसके अंदर ये होता है बेटा, इसके अंदर ये होता है, सपोज करें ये हमारे पास सोर्स है, ये वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है, और ये साउंड इस तरफ हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, और ये लिसनर है, वेलोसिटी ऑफ द लिसनर 0 है। ठीक है बेटा, अब जब ये इस तरह मूव करेगा तो देखिए जब टूवर्ड्स मूव करता है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज महसूस होती है। अवे करेगा इंक्रीज, कैसे होता है आप इसको इस तरह से देख लें। सपोज करें सोर्स है और लिसनर है, डिस्टेंस है 100 मीटर और फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 100 हर्ट्ज। इसका मकसद है वेवलेंथ हो जाएगी 1 मीटर। अब लिसनर वही है, सपोज करें सोर्स आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सोर्स इस तरफ जा रहा है, सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ है और साउंड की वेलोसिटी इस तरफ है बेटा। वेलोसिटी ऑफ द साउंड और सोर्स अपोजिट डायरेक्शन। अब सपोज करें डिस्टेंस 2 हो जाता है 150 मीटर। सपोज करें डिस्टेंस 2 हो जाता है 150 मीटर, फ्रीक्वेंसी वही होगी 100 हर्ट्ज। इसका मकसद है वेवलेंथ 2 हो जाएगी 1.5 मीटर। तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसको आप कहेंगे कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका ये होता है, इसका अगर मैं जो है वो बनाऊं इसका स्केच, तो इसका स्केच इस तरह से बनता है। लिसनर है, ठीक है, और ये सोर्स है, सोर्स इस तरह मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेव्स बनती है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, इसका मकसद है यहाँ पे देखें वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। उसका भी मैं बना लेता हूं, जो ये हमारे पास ये जब मूव करता है ना तो इसका ये बनता है, लिसनर है, ये यहाँ पे बनाता हूं मैं, लिसनर है और ये सोर्स है। जब ये इसकी तरफ होता है तो ये बनती है। ठीक है, ये इस तरह से वेव्स बनती है। इसका मतलब है कि जब ये टूवर्ड्स मूव करेगा तो यहाँ पे लेमडा क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। इस तरह से फिगर बनती है इसकी। और जब अवे जाता है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज्ड महसूस होती है। जब अवे जाता है तो इस तरह से वेवलेंथ इंक्रीज्ड महसूस होती है। और वेवलेंथ अगर इंक्रीज्ड महसूस होती है तो नतीजा ये होता है कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिक्रीज्ड महसूस होती है। और पिच क्या होती है, पिच जो होती है वो हमें v अपॉन लेमडा डैश होगा, इक्वेशन बी, और लेमडा डैश हो जाएगा v डैश अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखें साउंड इस तरह जा रहा है, सोर्स इस तरह जा रहा है, अपोजिट है, तो ये हो जाएगा v प्लस वी एस अपॉन एफ। आप पुट करोगे v प्लस v अपॉन v प्लस वी एस अपॉन एफ। इसको सॉल्व करोगे, एफ 1 अपॉन 1 प्लस वी एस अपॉन वी, इक्वेशन आ गई। तो ये इस तरह से हो जाएगी पिच या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर का प्लस का मकसद है यहाँ पे जब बढ़ता जाएगा तो रिजल्टेंट आंसर कम होता जाएगा, पिच या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो आप इसका कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन ये होगा कि फ्रीक्वेंसी और पिच डिक्रीजेस।
pitch decreases, hence sound appears grave. साउंड आपको ग्रेव सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए जो है वो 4 केसेस, 2 केसेस हुए, उसके 4 हिस्से हुए। ठीक है, यहाँ पे तीसरा जो है वो दिया गया है, वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके सिर्फ आपने फार्मूले याद रखने हैं कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, सोर्स और लिसनर, तो जाहिर सी बात है सोर्स के आने से वेवलेंथ कम होगी, लिसनर के आने से वेलोसिटी बढ़ेगी, और नतीजा ये निकलेगा कि पिच या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और जब दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे, तो दोनों जब एक दूसरे से अवे जाएंगे, तो अवे जाने से वेलोसिटी जो है वो कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी, और नतीजा ये निकलेगा कि जो है वो पिच या फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, उसके फार्मूले भी आपके बुक में दिए गए, मैं फार्मूले लिख लेता हूँ। किताब पढ़ने STBR एट होता है। अब इसके जो केस 3 है, इसके फार्मूले हैं, तो वो फार्मूले में लिख लेता हूँ। पता नहीं PTB के या उसके अंदर है, या उसके अंदर भी होंगे, क्योंकि केस ये कॉमन केस है। ठीक है, इसके फार्मूले जो है वो याद रखने हैं आपने। तो ये तीसरा केस है बेटा, इसका केस 3 है। केस 3 के अंदर है व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ आर इन मोशन। जब दोनों मोशन के अंदर होते हैं, बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सोर्स इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड है, लिसनर है ये इस तरफ आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द लिसनर। सिंपल सी बात है, सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है, लिसनर सोर्स, मैं एम्बुलेंस की तरफ जाऊं, एम्बुलेंस मेरी तरफ आए, तो ये फार्मूला हो जाता है। फार्मूला लिख ले बेटा कि इफ डैश इज इक्वल टू V प्लस V0 अपन हो जाएगा V माइनस VS इंटू एफ। आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि कंक्लूजन इसका होगा पिच इंक्रीजेस, साउंड अपीयर्स श्रिल। साउंड जो होता है वो आपको श्रिल सुनाई देगा। इसका बी केस है बोथ आर मूविंग अवे, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। सपोज करें सोर्स इस तरफ जा रहा है और लिसनर इस तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास एफ डैश इज इक्वल टू V माइनस V0 अपन V प्लस VS इंटू एफ। ठीक है बेटा, इस तरह से होगा। तो ये इसका फार्मूला कहता है कि दोनों जब अवे जाएंगे तो पिच जो होगी वो डिक्रीज होगी बेटा, पिच डिक्रीजेस, पिच जो होती है वो डिक्रीज होती है, हेंस साउंड अपीयर्स ग्रेव। ठीक है, साउंड जो होता है वो आपको ग्रेव महसूस होगा, तो ये इसका कंक्लूजन होता है। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 केसेस हुए बेटा डॉपलर इफेक्ट के। और इसके बाद
इससे रिलेटेड शॉक वेव्स हैं या यूजेस हैं बेटा, ठीक है। इनको शाम में डिस्कस करेंगे या कल डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ईयर की क्लास होगी, इसलिए जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, शाम में करेंगे या कल सुबह में कर लेंगे इसको डिस्कस। और दूसरी बात बेटा, मैं जो रिवीजन करवाऊंगा उसमें सिर्फ बुक रीडिंग होगी, जिसको ज़रूरत नहीं है वो अटेंड न करे क्लास, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो, वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल बहुत सारे बच्चे एक ही बात पे जिद करके बैठे हुए हैं कि रिवीजन रिवीजन या रिवीजन, तो जितने दिन भी हैं मैं करवाता रहूँगा। बाकी फ़ायदा मेरे हिसाब से उसका कोई नहीं होना, जब तक आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होगी तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करें, रिवीजन का आप शेड्यूल बनाएं और रिवाइज करें। और एक मैं बात आपको सजेस्ट करूंगा, फॉलो करें न करें वो आपका अपना डिसीजन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुख्तलिफ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वगैरह होती है इनको अवॉइड करें। अपने इससे ये होगा कि आपके 1-2 दिन वेस्ट होंगे, आप टेस्ट देने जाओगे फिर वापस आओगे, तो इससे आपका नुकसान होगा। 1-2 दिन आपके वेस्ट होंगे और कुछ नहीं होगा। जब आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करनी ही है तो 36 टेस्ट पीएमसी ने दिए और इंशाल्लाह हम इनको रीजनरेट करके 36 आपको टेस्ट मोज पे दे देंगे। हम 36 जब आपको टेस्ट मोज पे दे देंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप जब चाहें उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और मेरे ख्याल में पीएमसी से ज़्यादा रिलेटेड किसी भी टेस्टिंग एजेंसी, जो सो कॉल्ड टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, उनमें से किसी की भी रिलेटेड चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। ये मैं फिर भी कहूँगा वांदे लोग हैं, खुद भी इनको काम है नहीं, आप